नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का सटीक नेटवर्क में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात करने वाले हैं इस विषय में कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने जब से भारत के विषय में बात कही है और 25% का जो टैरिफ लगाया है, उसके बाद अचानक से स्वदेशी स्वदेशी जागरण, स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी चीजें लेकर के आओ, इस तरीके की बातें देश में चलने लग गई हैं। अब बात ऐसी है कि स्वदेशी बात करने से एक चीज पता चलती है कि हम कितना कंजर्वेटिव तरीके से सोच रहे हैं। स्वदेशी यूज करना बहुत ही अच्छी बात है, हम इसके साथ हैं। लेकिन समस्या यह है कि आप ये बात कब करते हैं जब आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट जो है वो क्या दुनिया के कंपैरिजन में, जो दुनिया के लोग बना रहे हैं उसके कंपैरिजन में स्टैंड आउट कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिसको आपको ध्यान देना पड़ता है। स्वदेशी कह करके अपनाने में और स्वदेशी इसलिए अपनाना क्योंकि हमारे देश में उतना अच्छा प्रोडक्ट बन रहा है, इसलिए अपनाने में दोनों में बहुत अंतर होता है। ये बात जो है तो प्रधानमंत्री या किसी भी तरीके से कही जा रही है, कि कई लोगों के द्वारा कही जा रही है। इस बात पे भी ध्यान देना जरूरी है कि क्या ये लोग खुद भी स्वदेशी अपना रहे हैं? क्या अपने देश की यूनिवर्सिटीज का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या इनके बच्चे सबके यही इंडिया में पढ़ते हैं? क्या प्रधानमंत्री खुद जो है सारी जो चीजें, गाड़ी से लेकर के पेन, कपड़े, सब कुछ जो पहनते हैं, चश्मा, सब कुछ पहनते हैं, वो क्या वो भारतीय पहन रहे हैं? क्या वो स्वदेशी है? क्या कोई भी ऐसी चीज है जो कि ये कह सकते हैं कि वो स्वदेशी पहन रहे हैं? क्योंकि उनके ऊपर भी सवाल उठ सकते हैं। पर हम इस बात पे आज हम ये करने चाहते हैं कि आखिर ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो कि बेसिकली किसी भी देश के लिए एक तरीके से बैकबोन हो सकता है, उस पर कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है और क्यों हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है वो स्ट्रगल कर रहा है और उसके क्या क्या कारण है, इसको समझने का आज हम प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दे लेते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग का जो ट्रू शेयर ऑफ जीडीपी वो क्या है। अगर हम वर्ल्ड बैंक के डेटा के हिसाब से जाएं तो साल 2024 में 12.53% ऑफ जीडीपी जो है वो 2023 से भी कम, बेसिकली तो 13.02 2023 में था और उससे 2024 में घट करके 12.53% हो जाता है, जो कि कई डेकेड्स में, पिछले 2 डेकेड्स में सबसे कम स्तर पर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। ये वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा कहता है। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि 2013 में 14 में ये 16.7 था, जो कि ऑलरेडी थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ था। वो जाकर के 23-24 में 15.9 है। मान लेते हैं कि चलिए इकोनॉमिक सर्वे है जो है उसी को अगर आधार मान लिया जाए तो भी 0.8% से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जीडीपी के कंपैरिजन में कम हो गया। जबकि अगर टारगेट की बात की जाए, टारगेट जो है भारत का 2013-14 में और उससे पहले जो रखा गया था वो 25% के आसपास जाने के लिए टारगेट रखा गया था। वहीं अगर पीयर्स की बात की जाए, वियतनाम, चाइना की बात की जाए, वियतनाम में ये करीब करीब 25% है, चाइना में ये 27% के आसपास जाता है। तो हम अगर हमारी जीडीपी के साइज के कंपैरिजन में भी अगर हम 25% के या 20% के आंकड़े को भी नहीं छू पा रहे हैं, तो हम किस हिसाब से कह सकते हैं कि हम आगे जाकर के विश्वगुरु बन जाएंगे या फिर हम आगे जाकर के हमारा परफॉर्मेंस बढ़ता चला जाएगा। अब देखते हैं, इंडस्ट्रियल मूवमेंट कोई भी नहीं है। अगर जीडीपी ग्रोथ की बात की जाए तो 6.4% के आसपास जीडीपी की ग्रोथ रखी जा रही है। आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2025 और एनएसओ इंडिया का कहना है कि 6.4% के आसपास हमारी जीडीपी की ग्रोथ रह सकती है, जो एमर्जिंग मार्केट्स जो हैं, डेवलप्ड इकोनॉमी की बात नहीं कर रहे, एमर्जिंग इकोनॉमीज में सबसे ज्यादा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग का जो शेयर है वो श्रिंक होता जा रहा है। इसमें ज्यादा आज भी पुट की अगर बात की जाए तो 40% के आसपास अभी भी एग्रीकल्चरल सेक्टर का जो पुट है वो बहुत ज्यादा है। और एग्रीकल्चर सेक्टर एक तरीके से मान लिया जाए कि भारत के का जो पूरा का पूरा इकोनॉमी, जीडीपी ग्रोथ और सारी चीजें दिख रही है, उसका बहुत बड़ा स्ट्रेस जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में दिखाई देता है। सर्विसेज और इंडस्ट्रियल सर्विसेज, एग्रीकल्चर सेक्टर, ये दो चीज हैं जो कि हमारे देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ा रही हैं। और इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन जो है उस तरीके का नहीं हो रहा है जैसा कि हमें उम्मीद करनी चाहिए और जैसा कि टारगेट है। इनफैक्ट बढ़ता हुआ भी नहीं दिख रहा है, घटता हुआ दिख रहा है। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, जिसकी वजह से दूसरे देश जो है तो भारत के ऊपर क्वेश्चन उठा देते हैं, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर, वियतनाम के ऊपर, कोरिया के ऊपर, कई सारे पार्ट्स के लिए होती है, ताइवान के ऊपर।
होती है। अब चाइना का ही ले लीजिए, रेयर अर्थ मेटल और कई सारे ऐसी चीजें हैं जो कि चाइना से इंडिया इंपोर्ट करता है। चिप्स हो गई, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हो गए, जिनका हम इंपोर्ट करते हैं। आप अगर देखेंगे तो चाइना ने अभी रेयर अर्थ मेटल जो है और उसके ऊपर उसने एक्सपोर्ट पे रोक जैसी लगा दी है, कम कर दिया है उसको, और उसका पूरा इंपैक्ट जो है भारतीय इलेक्ट्रिक व्हीकल जो और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उस पर देखने को मिल रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारी डिपेंडेंसी है, जो कि हमें यहाँ इस स्थिति पे खड़ा करती है जहां पर हमारी इंडस्ट्रीज भी दूसरे देशों के से आए हुए रॉ मटेरियल पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तो ये हो गई ग्रोथ, जो बिना मोमेंटम की, बिना इंडस्ट्रियल मोमेंटम की ग्रोथ के बारे में बात हो गई। अगर की स्ट्रक्चरल वीकनेसेस की बात की जाए जो हमें रोक के रखी हुई हैं, तो ग्लोबल वैल्यू चेन का जो इंटीग्रेशन है और डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए भारत में, वो उस तरीके से नहीं है। वर्ल्ड बैंक का इंडिया डेवलपमेंट अपडेट ये कहता है कि हम जिस तरीके से ग्लोबल वैल्यू चेन के साथ हमारा इंटीग्रेशन होना चाहिए था और एक्सपोर्ट का डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए था, वो हम नहीं कर पाए। हमने कई सारी चीजें जो है तो भारत में छोटे छोटे कैलकुलेटर, टॉयज भी हम जो है तो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। ये भी बहुत बड़ा कंसर्न दिखाई देता है, क्या हम उस इंडस्ट्री पे भी टारगेट नहीं कर पा रहे हैं। अगर एजुकेशनल गैप्स की बात की जाए तो करीब करीब 3.8% जो वर्कफोर्स है वही वोकेशनल ट्रेंड है। ये यूनेस्को की जो रिपोर्ट है जेम की 2024-25 की, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेटा के हिसाब से मात्र 3.8% है जो वोकेशनली ट्रेंड है। मतलब इसे लर्निंग पॉवर्टी भी कहा था जा सकता है। अगर लो R&D एक्सपेंडिचर, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। 0.7% ऑफ जीडीपी जो है भारत R&D पे खर्च करता है। चाइना वही अपनी जीडीपी, चाइना की जीडीपी आपको पता है कि 18 से 20 ट्रिलियन के आसपास है अगर मैं गलत नहीं हूं। तो चाइना की जो खुद की जो जीडीपी है वो उसके कंपैरिजन में 2% करता है और साउथ कोरिया 4% के आसपास करता है। ये यूनेस्को और नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। अगर वीक इनोवेशन और कन्वर्जन की बात की जाए तो वीक इनोवेशन और कन्वर्जन डिस्पाइट जीआईआई रैंकिंग 44, इसके हिसाब से ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो काफी पीछे 44th रैंक पे कही जाती है। हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट, हमारे यहाँ लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो काफी ज्यादा है। एलपीआई रैंकिंग जो हमारी है वो 38 है, चाइना की 19 है। तो आप समझ सकते हैं कि लॉजिस्टिक्स में भी कितना ज्यादा इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। अब इसकी बात करते हैं, समरी जो है कोर स्ट्रक्चरल रोड ब्लॉक्स के बारे में बात कर ली जाए अगर, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो जीडीपी का परसेंटेज है जो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 12.53, अगर 15.9 भी मान लिया जाए इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से, तो भी भारत जो है काफी पीछे दिखाई देता है। वहीं चाइना 27% में और वियतनाम 25% पे है। अगर वोकेशनल ट्रेनिंग में देखा जाए तो 3.8% वर्कफोर्स ट्रेंड है। चाइना साउथ कोरिया में ये 50% से ज्यादा है। मतलब बेसिकली जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, जो काम करने की ट्रेनिंग होती है, वो भी हमारे यहाँ उस तरीके की नहीं है। वहीं अगर देखा जाए R&D एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो 0.7% के जीडीपी का जो है वो हम इन्वेस्ट करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। चाइना 2%, कोरिया 4% के आसपास। इनोवेशन रैंक जो है हमारी 44th है। और बाकी चाइना और कोरिया की बात की जाए तो वो काफी आगे दिखाई देते हैं इनोवेशन इंडेक्स में। अगर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट की बात की जाए तो हम 1.8% और वियतनाम 15% के आसपास दिखाई दे वर्ल्ड बैंक ट्रेड डेटा के हिसाब से। लॉजिस्टिकल परफॉर्मेंस में भी हम 38 रैंक पे हैं, जहां की चाइना 19वें नंबर पे दिखाई देता है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट का जो शेयर है 1.8% हो जाता है। मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स जो है ओनली 12 से 13% एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। एग्रीकल्चर आज भी 40% के आसपास जो है तो हमारे पूरे के पूरे जो जीडीपी है उसमें कंट्रीब्यूट करता है। वर्ल्ड बैंक और जीओआई लेबर डेटा के हिसाब से बात कर रहा हूं। और इनोवे लो प्रोडक्टिविटी और लो इनोवेशन लेड हमारी कॉम्पिटिटिवनेस है। ये जो विपो और नीति आयोग की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से हम ये बात कर रहे हैं। अब ब्राइट स्पॉट्स की बात करते हैं। अब जैसे कहीं का एग्जांपल लेना, तो जैसे तमिलनाडु का एक मॉडल है। एमएसएमई और इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स की बात की जाए और वोकेशनल पार्टनरशिप्स की बात की जाए, टाइम्स ऑफ इंडिया और विकिपीडिया के जो आर्टिकल हैं उसमें तमिलनाडु ने एमएसएमई और इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स में और वोकेशनल पार्टनरशिप्स करी है अलग अलग इंडस्ट्रीज के साथ में, जिससे बच्चों को जो एजुकेशन ले रहे हैं, जो भी ग्रेजुएट हो रहे हैं, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग मिल सके। अब इसके बाद पीएलआई स्कीम्स बूस्टिंग सेलेक्टेड सेक्टर्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा,
इसकी जो रिपोर्ट है वो बूस्ट करने की जरूरत है फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स। फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जिसमें भारत बहुत ही ग्लोबली आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। जैसा कि आपने देखा वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत बड़ा चंक जो था वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग का वो भारत में हुआ, मैन्युफैक्चर हुई। तो उसी तरीके की पुश की जरूरत है जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फार्मा सेक्टर में भारत बहुत अच्छा कर सके। वहीं 1.7 बिलियन जो जितना एक्सपेंडिचर है इन सब सेक्टर्स को इफेक्टिवली बूस्ट करने की जरूरत है, वो $23 बिलियन एलोकेट किया जाता है, लेकिन सिर्फ $1.7 बिलियन ही डिस्बर्स किया जाता है। ये काफी ज्यादा इन सेक्टर्स को, जो सेक्टर्स को बूस्ट करने की बात है उस सेक्टर के कंपैरिजन में मात्र 3 से 3% के, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 3 से 4% के आसपास का ये फिगर आता है। तो आप इस पूरे मसले को हम क्यों आज आपके पास सामने डिस्कस कर रहे हैं? इस मसले को डिस्कस करने का रीजन ये है कि आपको, आप किसके साथ कॉम्पीट कर रहे हैं? आप चाइना के साथ कम्पीट कर रहे हैं, कोरिया के साथ कम्पीट कर रहे हैं, वियतनाम के साथ कम्पीट कर रहे हैं, और ये सारी कंट्रीज जो हैं इन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ध्यान दिया है। इन्होंने अपने इंस्टीट्यूशंस को बहुत के ऊपर बहुत इन्वेस्ट किया है। जब हमने आईआईटीज और आईआईएम्स बनाए थे, तो उन आईआईटीज और आईआईएम्स की वजह से आज हम देखते हैं कि ग्लोबली भारत के बहुत सारे बड़े बड़े जो लोग हैं यहाँ से पढ़कर निकले हुए, वो बड़ी बड़ी कंपनीज में सीईओ हैं या फिर बड़े बड़े पोस्ट पे हैं। लेकिन आज ये जो चीज जिस तरीके की एजुकेशन हम दे रहे हैं, क्या उस एजुकेशन के बेसिस पे हम ग्लोबली किसी भी जगह पे अपना मार्क दे सकते हैं? या कब सरकार ने किसी भी तरीके का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ या फिर मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करने के लिए किस तरीके का पुश आ रहा है? अगर पुश आ भी रहा तो इतनी स्लो प्रोसेस है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उसमें सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अगर भारत को को आगे जाकर के सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा, अगर खुद के ऊपर अपनी अपनी आत्मनिर्भरता, जो सच में आत्मनिर्भरता है, सिर्फ भाषण देने से नहीं होता है। अगर आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, अगर आत्मनिर्भरता बढ़ानी है तो आपको इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बढ़ाना होगा। वो 20% से ऊपर अगले 5 सालों में नहीं गया तो 2047 तक जो भारत को विकसित भारत बनाने की बात कही जा रही है, जिसके लिए लगभग 8% से ऊपर की एवरेज ग्रोथ चाहिए अगले 22 सालों के लिए, तब जाकर के भारत जो है तो विकसित भारत बन पाएगा 2047 तक, जिसकी उम्मीद अभी ही बहुत कम दिख रही है, क्योंकि 6.4% की जीडीपी का अनुमान था, और ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद ये फिगर 6 के आसपास या 6 से नीचे भी जा सकता है। ऐसी ऐसी आशंका जताई है सिटी बैंक की रिपोर्ट ने, जो मैंने आपको पिछली बार शेयर करी थी। आप बताएं कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर भारत को अपना खुद का इन्वेस्टमेंट डालना चाहिए, और सरकार को खुद की इंडस्ट्रीज, जिस तरीके से पीएसयूज बने थे, कई ऐसे पीएसयू बना सकती है सरकार जिसमें खुद के इन्वेस्टमेंट में और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इंडस्ट्रीज सेटअप कर सकती है, जिससे कि हमारे देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का पुट बढ़ सके जीडीपी में। बताएं कौन से सेक्टर ऐसे हैं जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इससे जुड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें सटीक नेटवर्क के साथ। आज के लिए धन्यवाद।